नमस्कार, इंडिया 360 डिग्री में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज क्या क्या हुआ। गोवा में पर्रिकर बन गए हैं सीएम। मणिपुर में कल बीजेपी सरकार और यूपी में 16 को विधायक की बैठक होगी। पंजाब में 167, पंजाब में 16 मार्च को शपथ ग्रहण होगा। लेकिन जो तस्वीरें आपके सामने हैं वो हैं मनोहर पर्रिकर की। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब सरकार गठन का सिलसिला शुरू हो चुका है। बाजी मारी है गोवा ने, जहां मनोहर पर्रिकर ने 9 मंत्रियों के साथ चौथी बार सीएम पद की शपथ ली। गोय राज्याचो मंत्री म्हणून म्हजी कामां निश्ठेन आनी शुद्ध बुद्दीन हांव मनोहर पर्रिकर देवाची शपथ घेता की कायद्यावर समृद्ध जाला अशा भारतीय संविधाना विशयी हांव खरेली श्रद्धा आनी निष्ठा बाळगितलो। हांव भारताची सार्वभौमत्व आनी एकात्मताय उन्नत राखतलो। हांव गोय राज्याचो मुख्यमंत्री म्हणून म्हजी कामां निश्ठेन आनी शुद्ध बुद्दीन निभायतलो। और इसी के साथ गोवा में चौथी बार बन गई पर्रिकर सरकार। 9 मंत्रियों के साथ पर्रिकर ने गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन शपथ के दौरान हड़बड़ी में वो गड़बड़ी कर बैठे। मुख्यमंत्री की जगह मंत्री पद की शपथ ले ली। जब भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने उनका ध्यान खींचा तो उन्होंने दोबारा सीएम पद की शपथ ली। मनोहर पर्रिकर देवाची शपथ घेता की गोय राज्याचो मुख्यमंत्री म्हणून ह्या विचारा खातीर हाडटले अथवा म्हाका कळटली अशी कसली गजाल असो मुख्यमंत्री म्हणून म्हजी कामां यथायोग्य निभावा खातीर। पर्रिकर के साथ 9 मंत्रियों ने शपथ ली। इनके नाम हैं सुदीन रामकृष्ण धवलीकर, विजय सरदेसाई, फ्रांसिस डिसूजा, मनोहर अलगांवकर, रोहन अशोक खाउंटे, पांडुरंग मटकैकर, गोविंद गौडे, विनोद दत्ताराम पालेनकर, जयेश विद्याधर सलगांवकर। पर्रिकर के शपथ से पहले दिल्ली में जमकर सियासी ड्रामा हुआ। पर्रिकर शपथ रुकवाने के लिए कांग्रेस की ओर से दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने से मना कर दिया। कोर्ट ने कांग्रेस से साफ कह दिया कि अगर पार्टी के पास विधायकों की पर्याप्त संख्या थी तो उसने विधायकों का हलफनामा क्यों नहीं पेश किया। इस मामले में अदालत ने 16 मार्च को सुबह 11 बजे पर्रिकर को विश्वास मत हासिल करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उसे डिस्पोज ऑफ करते समय ये आज तय किया है कि 16 तारीख को फ्लोर टेस्ट गोवा में होगा। गौरतलब है कि गोवा में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी नहीं है। 17 सीटों के साथ गोवा विधानसभा में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी को सिर्फ 13 सीटें मिली हैं, लेकिन महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के 3, गोवा फॉरवर्ड ब्लॉक के 3 और 3 निर्दलियों के समर्थन से बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा हासिल कर लिया और सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस हाथ मलती रह गई। आज तक ब्यूरो। यूपी में करारी चुनावी हार के बाद राहुल गांधी ने चुप्पी तोड़ी है। राहुल ने कहा है कि बीजेपी 2 राज्यों में जीती और कांग्रेस 3। गोवा और मणिपुर को लेकर राहुल ने बीजेपी पर कड़ा हमला बोला और कहा कि जनादेश पर कब्जा करने के लिए पैसे का उपयोग किया गया। We had 5 elections. We formed a government in Punjab. We won the election in Manipur and Goa. That's not a bad result. It's true that we lost the election in Uttar Pradesh and Uttarakhand. If you look at our Uttarakhand election, you look at Punjab, who is running these elections? It's the regional leaders who are running the elections. They are the people who fight the election, and they've been successful in Punjab. They've been successful in Goa. They've been successful in Manipur. But as far as the Congress party is concerned, we do need to make structural and organizational changes. That's a fact. It's not a question of soon enough. It's a question of how much money the BJP has thrown to steal the mandate of Manipur and Goa. That's the question. It's not how soon you went. It's with how much money they went. सत्ता के एक और संग्राम के लिए तैयार है दिल्ली। 5 राज्यों में चुनाव के खुमार से अभी राजनीतिक दल निकले भी नहीं हैं कि आज दिल्ली के 3 नगर निगमों के चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया। अगले महीने 22 अप्रैल को 3 निगम के लिए वोट पड़ेंगे। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए एमसीडी का चुनाव प्रतिष्ठा की लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है। 5 राज्यों का चुनावी संग्राम अभी खत्म ही हुआ है। एक और सियासी संग्राम का शंखनाद हो चुका है। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली में नगर निगम के चुनाव की तारीखों का मंगलवार को ऐलान हो गया। 3 नगर निगमों में 22 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। 25 अप्रैल को नतीजे आएंगे। चुनाव के लिए नामांकन भरने का काम 27 मार्च को शुरू होगा। Date of poll, if necessary, is 22nd April 2017. Date is Saturday, and counting of votes will be held on 25th April 2017.
कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से मतदान की मांग को चुनाव आयोग ने ठुकरा दिया है। चुनाव आयोग ने दिल्ली सरकार से कह दिया है कि बैलेट पेपर से मतदान की तैयारी का वक्त अब नहीं बचा है, लिहाजा तीनों निगमों में ईवीएम के जरिए ही वोट होंगे। और हम सरकार को हमने ये बात बता दी है कि हमने काम स्टार्ट कर दिया है। 22 अप्रैल का इलेक्शन है, समय कम है, लेकिन हमने उन पर छोड़ दिया है क्योंकि ये जिम्मेदारी सरकार की है, ये बताए क्या करना। लेकिन हमने कहा कि ईवीएम में कोई नुकसान, कोई प्रॉब्लम हम लोगों को नहीं थी। बेशक ये सिर्फ नगर निगम का चुनाव होगा, लेकिन मामला दिल्ली का है, लिहाजा चुनाव के दौरान सियासी तापमान विधानसभा से कम नहीं होगा, खासकर ये देखते हुए कि दिल्ली की सत्ता में आम आदमी पार्टी और एमसीडी में बीजेपी। कांग्रेस भी यहाँ तीसरा कोण है जो खुद को फिर से खड़ा करने की कोशिश करेगी। आम आदमी पार्टी पहली बार एमसीडी चुनाव लड़ेगी। इस फैसले की वजह सिर्फ ये है कि हम नए चेहरों को लाना चाहते हैं, मैक्सिमम युवाओं को चांस देना चाहते हैं, महिलाओं का अपना उसमें सहभागिता होगा, युवा रहेंगे और उसके आधार पे हम लोग एक दिल्ली की नई तस्वीर और आगे बढ़ के देना चाहते हैं। एमसीडी चुनाव को लेकर तीनों दल बेहद संजीदा हैं। उन्होंने तारीख के ऐलान से पहले ही अपनी रणनीति तैयार कर ली है। एमसीडी में अपनी सत्ता बचाने के लिए बीजेपी ने किसी भी मौजूदा पार्षद या उनके रिश्तेदार को टिकट ना देने का फैसला लिया है। जाहिर है बीजेपी का ये फैसला व्यवस्था विरोधी लहर को भड़कने से रोकना है, लेकिन बीजेपी के दिल्ली अध्यक्ष इसे पीएम मोदी के न्यू इंडिया की नींव बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी आत्मविश्वास से लबरेज है कि आगामी निगम के चुनावों में जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी और इस तरीके से करेगी कि जैसे 2 वर्ष पहले विधानसभा के चुनावों में बीजेपी कांग्रेस का सफाया हुआ था, निगम के चुनाव में भी झाड़ू चलेगी। मनोज तिवारी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद हर्षवर्धन, महेश गिरी, प्रवेश वर्मा और उदित राज भी मौजूद थे। इससे ये दिखाने की कोशिश की गई कि पार्टी में पूरी तरह एकता है, लेकिन सवाल बड़ा है कि जिन पार्षदों का टिकट कटेगा क्या वो बड़ा दिल दिखा पाएंगे। कुमार कुणाल के साथ रवीश पाल सिंह, दिल्ली, आज तक। दिल्ली एमसीडी का क्या है खाका बना, बता रहे हैं मेरे सहयोगी सईद अंसारी। क्या हाल है दिल्ली एमसीडी का, जरा बताएं सईद भाई। धन्यवाद निशांत, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और एमसीडी चुनावों की तारीख का ऐलान 22 अप्रैल, लेकिन यहाँ बीजेपी और दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी के लिए सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी परीक्षा इस 22 तारीख को 202 का आंकड़ा छूने की है, क्योंकि वही पूर्ण बहुमत होगा। बीजेपी की ये कोशिश है कि बीजेपी हैट्रिक लगाए। देखिए, हम आपको बताएं कि कुल वार्ड 272 हैं, जिसमें तीनों निगमों में दक्षिण दिल्ली में 104, उत्तरी दिल्ली में 104 और पूर्वी दिल्ली में 64 वार्ड्स पर ये एमसीडी के चुनाव होने हैं। अब अलग अलग स्थिति हम आपको बता दें। हालांकि बीजेपी लगातार 2 बार से सत्ता पर काबिज है, एमसीडी में बीजेपी है। और यहां देखिए, अगर सबसे पहले हम पूर्वी दिल्ली की बात करें तो कांग्रेस के पास सिर्फ 19, लेकिन बीजेपी का ग्राफ काफी ऊंचा है। 35 वार्ड्स पर बीजेपी का कब्जा है और बहुजन समाज पार्टी 3 वार्ड्स पर जीत हासिल कर चुकी है। ये पूर्वी दिल्ली के नतीजे हुए, लेकिन दक्षिणी दिल्ली में मुकाबला जो है वो बराबरी का है। लेकिन उससे पहले उत्तरी दिल्ली पर नजर डाल लेते हैं। कांग्रेस 29 वार्ड्स पर जीती थी 2012 में, लेकिन बहुत बड़ी जीत उत्तरी दिल्ली में मिली थी 59 वार्ड्स पर बीजेपी को। और नकारना नहीं चाहिए, नहीं सकते हम, 7 वार्ड्स पर बहुजन समाज पार्टी ने अपना कब्जा जमाया था। लेकिन चुनौती जो है वो दक्षिण दिल्ली में है बीजेपी के लिए, मनोज तिवारी के लिए, क्योंकि दक्षिण दिल्ली में मुकाबला लगभग बराबर का है। हालांकि बीजेपी काफी आगे है 44 वार्ड्स के साथ, लेकिन 29 वार्ड्स पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी 2012 में। और बीएसपी को यहां भी उसने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई थी और 5 वार्ड्स पर यहां बहुजन समाज पार्टी भी थी। तो लगातार कोशिश होगी मनोज तिवारी की, न सिर्फ अपने इस पहले इम्तिहान में पास होना है, अपने आप को सिद्ध करना है, बल्कि बीजेपी की हैट्रिक भी लगाने की दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी करेंगे। कई फैसले इसके लिए उन्होंने किए हैं। किसी भी पार्षद को टिकट नहीं दिया जाएगा, यह फैसला हुआ है, और ये कहीं बीजेपी के लिए नुकसान ना हो जाए। एक बार फिर से हम आपको लिए चलते हैं हमारे सहयोगी निशांत चतुर्वेदी के पास। ओवर टू यू निशांत।
शुक्रिया सईद भाई। एक वायरल वीडियो ने आम आदमी पार्टी को शर्मसार कर दिया है। वीडियो 4 फरवरी का बताया जाता है और वीडियो में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह समेत कई बड़े नेता नतीजे से पहले ही पंजाब विधानसभा चुनाव का जीत का जश्न मना रहे हैं। भगवंत मान गाना चल रहा है यहाँ पे लाइव। यार राष्ट्रीय नेता लोग गाना गा रहे हैं, रीजनल लीडर्स ज्यादा परेशान ना करें। हेलो, किकली सुना दो, किकली। अरे छोड़ो यार, पहले यहाँ 100 सीट आ चुकी है। नंबर हाँ हेलो, 11 मार्च का लाइव देख रहे हैं और इस वक्त ताजा खबरें आ रही है जलालाबाद से। भगवंत मान 50,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अभी 11 राउंड की काउंटिंग समाप्त हुई है। बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भगवत जी मालवा अकेले नहीं, सरकार नहीं, आप मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे। भगवान जी पहले आपको बहुत बहुत बधाई। जिस तरह आपने पालन की झुकाई की है, अकेले मालवा से आपको 65 सीटें मिली हैं और 2 सीटें आपने अपने दोस्तों को दे दी है। बताइए कि क्या अब आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार आप होंगे? आपकी नजर में वो कौन 5 लोग जो मुख्यमंत्री हो सकते हैं? नीचे से शुरू की। एक हैरान करने वाली खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से, जहां एक गांव में कथित रूप से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसलिए पिटाई कर दी क्योंकि विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी को वोट दिया था। दबंगों ने लोगों को पीटा ही नहीं बल्कि झुग्गियों में आग लगाकर फरार हो गए। मलबे से उठता धुआं, खौफजदा लोग और बीएसपी जवानों की मौजूदगी। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बलिया के बांसडीह कोतवाली क्षेत्र के नारायणपुर गांव की, जहां वोट न देने पर दबंगों ने दलितों की बस्ती फूंक दी। लाठी बरसाकर करीब आधा दर्जन लोगों को जख्मी कर दिया। सीधा आरोप लगा है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर। 40-50 लोग आए इधर मोटरसाइकिल लेकर और बोले कि तुम लोग अपने गांव में क्यों बैठाते हो उसको, तुम लोग वो जहाँ बोलता है वहाँ ये काम करते हो या वोट दिलाते हो, मोदी को वोट क्यों दिए। उसके बाद सब लोग मिलकर सारे लोग को मारने लगे और मार और कर पूरा घर और जला दिए। गाँव वालों का आरोप है कि पूर्व मंत्री राम गोविंद चौधरी के 25 से 30 लठैतों ने उनका यह हाल किया है। मामले की जानकारी मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल के साथ आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। तनाव को देखते हुए बस्ती में बीएसएफ को तैनात कर दिया गया है। 7 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है। FIR लिखा जा रहा है और 6 आदमी घायल हैं। ईंट पत्थर से चोट लगी है, दबिश पड़ी थी और सब घर छोड़ के भागे हुए हैं। इस वारदात ने मतदाताओं की सुरक्षा पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या वोट न देने पर इतनी बड़ी सजा उन्हें भुगतनी पड़ेगी? अनिल अकेला, बलिया, आज तक। वैसे बलिया में ही एक ऐसा गांव है जहां पर आज भी बिजली नहीं आती है, लोग त्रस्त हो गए हैं, सड़कें खराब है और उन्होंने वोट ही नहीं डाला। दिल्ली में मुनीरका के एक फ्लैट से जेएनयू छात्र का शव मिलने से सनसनी फैल गई। छात्र के घर वालों का कहना है कि खुदकुशी नहीं, संदिग्ध मौत है। अपने लाडले की खुदकुशी से सख्ते में है परिवार। जब देश होली के रंग में डूबा हुआ था, तभी तमिलनाडु के सलेम में ये मनहूस खबर आई कि जेएनयू में पढ़ने वाले मुत्तू रामकृष्णन और कृष्ण ने खुदकुशी कर ली है। घर वालों को यकीन नहीं हो रहा कि इम्तिहान के बाद अगले हफ्ते घर आने का वायदा करने वाला कृष खुदकुशी कैसे कर सकता है, जबकि उसे किसी बात की कोई परेशानी भी नहीं थी। इधर दिल्ली में जेएनयू छात्र की खुदकुशी से बवाल मचा हुआ है। इसे सियासी रंग देने की कोशिश हो रही है। डीएमके और लेफ्ट नेताओं ने जांच की मांग शुरू कर दी है। We need to know what exactly was the cause which led him to take such an extreme step. There should be a thorough probe. जेएनयू में एमफिल फर्स्ट ईयर का छात्र कृष होली मनाकर झेलम हॉस्टल से मुनीरका के इस फ्लैट में अपने दोस्त के पास खाना खाने आया था। बताया जाता है कि आराम करने के बहाने वो कमरे में गया और फिर जिंदा नहीं लौटा। ये सुसाइड बाय हैंगिंग है। एक पतला सा कंबल था जिसको उन्होंने यूज किया, अपने पंखे से बांध के फिर खुद फांसी लगाया। छात्र की खुदकुशी की गुत्थी अब तक पुलिस को समझ में नहीं आई है। सलेम से अक्षयानाथ के साथ चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक। और इस बीच खबर आ रही है कि जेएनयू छात्र का कल पोस्टमार्टम किया जाएगा। छात्र के पिता का कहना है कि यह खुदकुशी नहीं थी, संदिग्ध मौत का मामला मानकर इसकी जांच की जाए। छात्र के पिता ने इस मामले को SC/ST एक्ट में दर्ज कराने की मांग की।